बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह और आप देख रहे हैं ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जट कौम की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अफराद की पहचान हमेशा रंग व नस्ल और इलाके की बिना पर रही है। इस माशरे के तमाम अफराद अपने आबा व अजदाद के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को ज़माने के सामने मुकम्मल हस्ब व नस्ब के साथ मुतारफ़ करवा सकें। इस तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम जट कौम के बारे में चंद तारीखी वाक़यात और इनकी तारीख के बारे में बात करेंगे। यकीनन आप लोगों के लिए दिलचस्पी और मालूमात में इजाफे का बायस होगी। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को एजुकेशन और मालूमात से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये कौम कसीर तादाद में रहायश पजीर है और 1000 के करीब कबायली शाखें रखते हैं। पाकिस्तान में इनकी तादाद 3 करोड़ से ज़ायद है और हिंदुस्तान में इससे भी दुगनी तादाद है। जट सादा लो और बहादुर कौम है। जट पेशे के लिहाज से ज़राअत से मुंसलिक काश्तकार माने जाते हैं और पाकिस्तान में ज़राअत, सनअत, मैशियत और सियासत में इस कौम का अहम किरदार है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाली कौम है। हल चलाना इस कौम का शौक़ रहा है और अपनी हम नस्लों से भी ज़्यादा अपनी ज़मीन और फसलों से मोहब्बत करते हैं। जट कौम हिंदू मत और सिख मज़हब से दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, लिहाजा अब जट इस्लाम, सिख और हिंदू मत तीनों मज़ाहिब पर गामज़न है। दोस्तों, पंजाब की सरज़मीन दुनिया में कदीम तरीन खित्तों में से एक है। यहाँ पर तहजीब, सकाफ़त और सियासत के गहरे रंग नज़र आते हैं। यहाँ इन लोगों के निशान बाकी हैं जिन्होंने एक दूसरे के काम आने का ऐलान किया। यहाँ पर सियासी शऊर सबसे पहले पैदा हुआ और तेज़ी से परवान चढ़ा। इस कदीम सरज़मीन पर जट कौम ने ग्रोहों में ज़िंदगी बसर की जो आज से हज़ारों साल पहले वस्त एशिया, दरिया फ़रात और दजला की वादियों से आए और कई साल दरिया सिंध के किनारे रहने के बाद पंजाब को अपना मस्कन बनाकर यहाँ आबाद हो गए। अगरचे मज़हब में तब्दीली होती रही लेकिन अपने ग्रोही और कबायली तशख़्ख़ुस को हमेशा कायम रखा और आज तक जट्टों के तमाम कबाइल अपनी गोद के इम्तियाजी निशान से पहचाने जाते हैं। पंजाब से लेकर मकरान के साहिल तक और गंगा के किनारे तक जाट कसीर तादाद में मौजूद हैं और पंजाब में इनकी अक्सरियत है। गो अब ये मुसलमान हैं। दरिया सिंध के किनारे इनकी बहुत सी कौमें मुसलमान हो चुकी हैं। गैर मुस्तकीम पंजाब में रावी के मगरबी अजला में पेशतर जाट मुसलमान थे, लेकिन वस्ती पंजाब में वो अक्सर सिख और जनूबी पंजाब में वो अक्सर हिंदू हैं। तारीख़ हिंद के मुताबिक बैरूनी अक़वाम में सबसे पहले जाटों ने ही हिंदुस्तान पर हुकूमत की। सिकंदर आज़म का मुल्तान में जाटों ही से मुकाबला हुआ था। इसी तरह सुल्तान महमूद गज़नवी और मोहम्मद बिन कासम के साथ भी जाटों का मुकाबला हुआ था, जिससे पता चलता है कि जाट कौम बरसगीर में सबसे पहली बैरूनी कौम है। चीनी तारीख़ों के मुताबिक जट कौम की तारीख़ 2600 कबल अज़ मसीह से भी पहले की है और अहले चीन इनको गति के नाम से मुखातब करते हैं। कुछ मौरखीन इनको जट्टी या डेटी की औलाद बताते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में इनको जेटी, चीनी ज़बान में योची, पंजाबी ज़बान में जाट और पोटोहारी में जट कहा जाता है। लिबान का कहना है कि खित्ता पंजाब के असल बशिंदे तुरानियुल असल हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये तुरानी ज़ात जब आर्यों ने मोहम्मद बिन कासम की सरबराही में बरसगीर पर हमला किया तो इस वक्त ये सारे मुल्क के मालिक थे और बासानी ये इनके महकूम हो गए। आर्या फातहीन ने इनके साथ अच्छा सलूक किया और इनको दरमियानी ज़ात या तजारत पेशा ज़ात में शामिल कर लिया। बरखलाफ इस मुल्क के असल बशिंदों को शूदर बना दिया। गोया जाटों की रजामंदी से आर्या इस मुल्क के हाकम बन गए। इस बाहमी रजामंदी का पता तख्त नशीनी की रस्म में मिलता है क्योंकि बादशाह ताज जट्टों के हाथों से लेता था। सुल्तान महमूद गज़नवी के हिंद पर हमलों के दौरान जाटों ने काफ़ी मज़ाहमत दिखाई। चनाचा एक हमला ख़ास तौर पर इनके खात्मे के लिए किया और 600 की तादाद में ख़ास किस्म की कश्तियाँ तैयार कराई जिसमें 3-3 बर्छे लगे हुए थे। इन कश्तियों को दरिया सिंध में डालकर हर कश्ती में 20-20 सिपाही तैनात किए और बाकी मानदा फ़ौज को दरिया सिंध के किनारे पैदल चलने का हुक्म दिया। जाटों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने बीवी बच्चे किसी जजीरे पर भेजकर कोई 4000 या 8000 कश्तियों पर सवार होकर सुल्तान महमूद गज़नवी की फ़ौज पर हमलावर हुए। बावजूद कसरत के कसीर तादाद में जाट मारे गए। महमूद गज़नवी ने जजीरे पर पहुंचकर जाटों के अहलो अयाल को गिरफ़्तार कर लिया। इसके अलावा जब मोहम्मद बिन कासम के मुकाबले में उन्होंने मज़ाहमत की तो मोहम्मद बिन कासम ने इनकी बड़ी तादाद को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें हजाज बिन यूसुफ के पास भिजवा दिया। औरंगज़ेब जिस ज़माने में दक्कन में मसरूफ़ था, जाटों ने गनीमत जानकर अपने सरदारों की क़यादत में आम आबादी पर हमले किए। यहाँ तक उन्होंने अकबर के मकबरे को तोड़ने की कोशिश की। औरंगज़ेब ने इनकी सरकोबी के लिए मकामी फ़ौजदारों को मुकर्रर किया, लेकिन जब औरंगज़ेब के बाद सल्तनत मुगलिया का शिराज़ा बिखरने लगा तो भरतपुर उनके गिरदोनवा के जाटों ने अपने सरदार सूरजमल की सरबराही में आगरा और दिल्ली के दरमियानी इलाका में दहशत फैला दी। इनके जुल्म सितम से गज़बनाक होकर अहमद शाह अब्दाली ने इनकी गोशमाली की, लेकिन इनका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं कर सका।
بعد میں رنجیت سنگھ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ریاست مختصر عرصہ کے لیے قائم ہوئی تھی۔ سکھ جو 18ویں صدی کے آخر تک پنجاب کے حاکم بن چکے تھے، ان کی سلطنت کے قیام میں نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے بھرپور مدد دی، اور ان حملوں کی بدولت مغلیہ سلطنت نہایت کمزور ہو گئی اور سکھ ایک قوت کے ساتھ ابھرے، اور انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ سکھوں کی اکثریت جاٹوں پر مشتمل تھی اور جاٹوں کا عمل دخل بہت تھا۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلی، جس کا مشہور سلوگن جٹا پگڑی سنبھال جٹا تھا۔ اس تحریک میں حصہ لینے والے بھی سکھ تھے۔ اس کا روح روا مشہور انقلابی بھگت سنگھ کا چچا تھا۔ جٹوں نے کبھی برہمنی مذہب کی برتری اور بالادستی قبول نہیں کی، اور یہی وجہ ہے انہوں نے رسمی انداز میں باقاعدہ ہندو مت قبول نہیں کیا۔ یہی پس منظر تھا جس میں برہمنوں نے ان کی تقلید میں یا دوسری ذاتوں نے جاٹوں کو کشتریوں کا نچلا طبقہ بلکہ شودر خیال کرتے تھے۔ ان جاٹوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، اور کتاب ہندو قبائل اور ذاتوں میں برصغیر کی قدیم 36 راجکلی میں جاٹوں کا نام ضرور ملتا ہے، لیکن کہیں بھی انہیں راجپوت ظاہر نہیں کیا گیا۔ راجپوت رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل ہونے والے جاٹ اور گجر ہیں۔ جن لوگوں نے رسمی طور پر متصب برہمنی نظام کی شرائط قبول کرنے سے انکار کیا، انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا، اور وہ آج تک وہی جاٹ اور گجر ہیں۔ یہی وجہ ہے جاٹوں اور راجپوتوں میں مشترک قبائلی نام ہیں۔ اسی طرح راجپوت برہمنی رنگ میں رنگے جاٹ اور گجر ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم راجپوتوں کے ظہور سے بہت پہلے صرف جاٹوں اور گجروں کو وسطی برصغیر راجستھان، گجرات، سندھ میں پاتے ہیں۔ اگر کوئی راجپوت کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے تو وہ جاٹ نہیں بنے گا، لیکن اگر وہ یا اس کی اولاد بیوہ کی دوبارہ شادی کا طریقہ اپنا لے تو وہ جاٹ بن جائیں گے۔ یہ مسئلے کا اصل نقطہ ہے۔ ایک راجپوت اور ایک جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا ہے۔ بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے، لیکن راجپوتوں کو برہمنوں کے غلط، غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا۔ بیوہ کی شادی کی وہ اہم ترین نقطہ اختلاف تھا۔ کوہ آبوں کی قربانی کے موقع پر جاٹوں اور برہمنوں کا اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے۔ اس کے برعکس جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اصرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کے باوجود جاٹ کہلائے۔ جاٹ لین دین میں سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں بھینسوں اور فصلوں کا انہیں زیادہ خیال ہوتا تھا۔ ان کا پیشہ زیادہ تر کاشتکاری ہے۔ نہ صرف دلیر ثابت ہوئے بلکہ اچھے سپاہی بھی ثابت ہوئے ہیں۔ ہندو جاٹوں میں ایک سے زائد شادی کا رواج تھا۔ چرچ نے جٹوں پر اچھوتوں کی طرح پابندیاں عائد کی تھی۔ اس کے متعلق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا کہنا ہے کہ جاٹ سندھ کے قدیم باشندے تھے۔ چرچ نامہ میں ہے کہ چرچ نے لوہانہ کے جٹوں سے جو شرائط منوائی، ان میں مصنوعی تلوار کے علاوہ کسی قسم کے ہتھیار نہیں باندھیں گے، قیمتی کپڑے اور مخمل نہیں پہنیں گے، گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھیں گے، ننگے سر اور ننگے پیر رہیں گے۔ لیبان کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب اور سندھ میں سب سے پہلی بیرونی قوم ہے۔ ان میں خارجی میل سے تھوڑا بہت تغیر پیدا ہوا ہے، تاہم ان کا عام ڈھانچہ حسب ذیل ہے۔ قد لمبا، کاٹھی مضبوط، چہرے سے ذہانت نمودار، رنگ گندمی، بعد کا رنگ قدر صاف ہے جیسا کہ راجپوتوں کا۔ ناک بڑی اور اونچی، ان کی آنکھیں چھوٹی، بال سیاہ، بلند قامت، خوش نظر، ان کی چال سیدھی اور شاندار ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھی جٹ قوم کے بارے میں کچھ تاریخی معلومات اور واقعات۔ اگر آپ جٹ قوم کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں یا اس میں تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔